बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नेम सेवरल रिपीटेड फिनोमेना अकरिंग इन नेचर व्हिच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। तो आप लोगों ने उन फिनोमेना का नाम बताना है जो कि बेसिकली टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टैंडर्ड में बेसिकली आपको क्या बताया गया था कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप लोग कंपैरिजन करते होते हो, ठीक है, एक फिक्स को किसी भी अननोन चीज के साथ, और उसको फिर कंपेयर करके आप लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट लेते होते हैं, ठीक है। तो एनी नेचर फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल्स कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ टाइम। ऐसा फिनोमेना जो कि बेसिकली अपनी मोशन को रेगुलर टाइम इंटरवल यानी कि वक्त के बराबर वक्तों के साथ रिपीट करता है, ठीक है, तो उसको आप लोग मेजर ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द रिपीटेटिव फिनोमेना कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड अकरिंग इन नेचर एज फॉलोज। कौन कौन से फिनोमेना है जो कि बेसिकली अपनी मोशन को आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं? तो प्लैनेटरी मोशन, जितने प्लैनेट्स हैं बेसिकली उनकी जो मोशन है वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है। स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी भी जो मोशन है आपके पास, जब हम देखें तो स्पीड ऑफ लाइट जो अराउंड अबाउट 3 to 10 8 मीटर पर सेकेंड आती है, और सन से ज़मीन तक जो उसको टाइम लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड जो है उसको लगते हैं वहाँ से यहाँ तक आने में। तो उसके जो टाइम है वो फिक्स्ड है, इस वजह से हम इसको टाइम स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑसिलेशन ऑफ टाइम, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की बेटा अगर आप बात करें तो इसमें भी जो इसकी टू एंड फ्रो मोशन है ये भी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होती है, तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे टाइम के मेजरमेंट के लिए। चेंजिंग ऑफ वेदर कैन आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम। तो अगर आप देखें तो वेदर का जो चेंज है, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर मौसम जो है वो भी गर्म चल रहा है, तो वो आफ्टर 6 मंथ 7th मंथ के बाद ही ये मौसम क्या होता है, ऐसा आता है। उसके बाद अगर हम सर्दियों की बात करें तो वो भी जो मौसम ठंडा होगा तो वो भी तकरीबन 5 से 6 माह के बाद ही वो फिर मौसम क्या होता है, गर्मियों के बाद जो है सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के बाद फिर गर्मियाँ, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वेदर के चेंज होने से आप लोग टाइम के राउंड अबाउट ले सकते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, जो अर्थ की आपको पता है बेटा दो तरह की मोशन है। एक तो होती है सन के अराउंड, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन। और एक रोटेटिंग मोशन जो कि इसके अपने एक्सिस के अराउंड है। तो अपने एक्सिस के अराउंड जो 24 आवर्स में जो है वो अर्थ अपनी मोशन को क्या करती है, रिपीट करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है, एक चक्कर। और सन के अराउंड अगर हम बात करें तो सन के अराउंड तकरीबन 365 डेज चाहिए होते हैं अर्थ को क्या करने के लिए, अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो मोशन है बेटा, ये क्या कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है वो यूज कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 6 मेंशन किए हैं, तो आप लोग कोई से 4 जो है ना जो आप लोगों को इजी लगे वो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिव ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो उसको अगर हम यूज करते हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड, उसके लिए डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? तो सबसे पहले बेटा है कि एज वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड वैल्यू ऑफ जी एट एनी प्लेस। अगर हम इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब देखें टाइम पीरियड बेटा किसके ऊपर डिपेंड करे, 2 पाई के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, और दूसरा टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है जी के ऊपर, ठीक है। अगर लेंथ और जी की वैल्यू के अंदर चेंज आएगा तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। The main drawbacks of simple pendulum to adopt it as a time standard is the dependence of its time period on the value of g at any place। अब इसमें अगर हम देखें टाइम पीरियड का जो बेसिकली मेन इशू है, इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, वो ये है कि टाइम पीरियड जी की वैल्यू के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। हैंस द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम of fixed length will be different at places where value g change। अगर हम लेंथ को फिक्स भी कर दें पेट्रोलियम की, लेकिन अगर वहां पे जी की वैल्यू, जगह पे जी की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाएगी, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड के ऊपर ट्रिकल इफेक्ट होगा, टाइम पीरियड के अंदर भी चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ही बेटा इसका ड्रॉबैक है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंजेस ड्यू टू एज डिस्टेंस। तो अगर कहीं पे आप लोग टाइम पीरियड को मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग जो है वो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, तो वहाँ पे अगर एयर जो है वो ज्यादा है, विंड है, मतलब मूविंग एयर है, तो वो भी आपके टाइम पीरियड को क्या कर सकती है, डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे लिए ये चीज क्यों यूजफुल है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आपने 2 यूनिट्स जो है वो यूज करते हैं। एक किलोग्राम आता है, दूसरा आपके पास क्या आता है, मोल आता है, ठीक है। किलोग्राम और मोल आपके पास, इसमें दोनों यूनिट में कौन सा आप कब यूज करेंगे, तो वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड बाय 2 यूनिट्स। सबसे पहले क्या आएगा, इफ यू वांट टू कंसीडर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास विदाउट कंसीडरिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एटम प्रेजेंट इन। अगर हम कहते हैं कि अगर आप लोगों ने किसी भी मैथ्स को आप लोगों ने फिक्स्ड क्या करना है,
उसको स्पेसिफाई करना है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एटम यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनको कंसिडर किए बगैर किस चीज़ को कंसिडर करेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट को यानी कि फिक्स मास को, विदाउट कंसिडरिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एटम, इट इज यूजफुल टू यूज किलोग्राम। यानी कि सिंपल वे में कि मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप लोग क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी पर्सन का मास मेजर करना है, ठीक है, तो वो मैक्रोस्कोपिक मटेरियल है, तो वो बेसिकली किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। तो आपको दूसरा पॉइंट समझ आ गया होगा फिर कि मोल किससे यूज होगा। तो इफ वी वांट टू कंसीडर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट, देन इट इज यूजफुल टू यूज मोल। अगर आपने किसी जो है वो मैथ्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल कितने मौजूद हैं, अगर उसको आप लोगों ने मेजर करना है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, मोल को यूज करेंगे। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर किसको यूज करते हैं, मोल को, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप किसको यूज करते हैं, किलोग्राम। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थ्री स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। आप ये कह सकते हैं कि तीन स्टूडेंट ने जो है वो एक नीडल की लेंथ को मेजर किया, ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि जो लीस्ट काउंट था उस स्केल का वो कितना आता है, वो 1 मिलीमीटर आता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, ठीक है। तो विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड व्हाई। तो ये देख लें, तीनों स्टूडेंट ने डिफरेंट जो है लेंथ मेजर की हैं, ठीक है। बेसिकली देखें तो पॉइंट के बाद इधर 2 1 इसकी, ये भी 2 1 और ये 2 1, ये आपके पास जो है वो सेम आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें हम हमारे पास कौन सा एक्यूरेट होगा, तो ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर भी डिस्कस किया था। इन दीज रिकॉर्ड्स, ठीक है, 0.214 meter is more correct than the other record because the least count of a scale is 1 मिलीमीटर। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपने रीडिंग लेनी है तो वो डिपेंड करता है उसके लीस्ट काउंट के ऊपर। हम जो भी आप लोग मीटर रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी स्केल यूज कर रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज 0.001 मीटर, क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ उसको आप लोग जब आप डेसिमल में लिखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 10⁻³ को आपने क्या लिखना है, यहाँ पे पॉइंट था ना, तो यहाँ से आपने 3 टाइम रिवर्स करना है, 1 2 और 3 आ जाएगा। तो इसके रिवर्स करके यहाँ पे लेके जाएंगे, 0.001 आएगा। अब इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 3। तो इसमें से आपके पास कौन सा नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि थर्ड वाला 0.214। तो डेट्स वाई आपके पास क्या होगा, ये वाला नंबर ज्यादा एक्यूरेट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर द स्टूडेंट मे दैट टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज करेक्ट। इस वजह से आपके पास ये करेक्ट है क्योंकि उसके लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है उसकी रीडिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अक्सर पूछा जा चुका है और ये अक्सर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर करने की। एंड ऑल सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। यानी कि एक पुरानी कहावत है कि चेन वहीं से मजबूत होगी जहां से वो बिल्कुल क्या होगी, वीक होगी। अब ये मैं पॉइंट समझाता हूँ आपको। व्हाट लॉजिक स्टेटमेंट कैन बी यूज मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज इन कंप्यूटेशन। अब इसी कहावत को आप लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा के अंदर सेट करना है। कैसे करेंगे, पहले आप इसको समझें कि आपके पास ये क्या है, एक चेन है। अब ये देखें, जो पॉइंट ये वाला जहां से इसने इसके साथ जुड़ना है, ठीक है, तो अगर ये जितना मजबूत होगा, ठीक है, उतनी ये जो है वो आपके पास ही मजबूत होगी चेन, और जितना ये वीक होगा उतनी ये चेन क्या होगी, वीक होगी। इसका मतलब ये यहीं से स्ट्रॉन्ग भी है और यहीं से क्या है, वीक भी है, जहां से इसने जुड़ना है, ठीक है। तो होपफुली आपको पॉइंट समझ आओगे। इसका आंसर देखते हैं आप। इट्स allow statement is measurement in a result of experiment delta is only as much accurate as possible if it has least fractional uncertainty। यानी कि एरर किसी जो है वो डाटा के अंदर कितना मौजूद होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपके पास लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी डाटा के अंदर होगी, कम से कम जितनी होगी वो उतना ही डाटा क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसी से उसके साथ रिलेट करवा रहे हैं कि जितना ये यहाँ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बेसिकली, उतनी ही आपके पास जो है वो ये चेन स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी ये यहाँ से वीक होगी बेसिकली चेन, उतनी यहाँ से क्या होगी, वीक, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो चेन है वो बेसिकली जिस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग है उसी पॉइंट से वो क्या हो सकती है, वीक भी हो सकती है। डेटा की मतलब भी यही है कि डेटा उतना ही हमारा एक्यूरेट होगा जितनी उसके अंदर एरर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ सिमेंडोलम इज मेड बाय स्टॉप वॉच। आपने सिमेंडोलम का जो स्टॉप वॉच से क्या किया, टाइम पीरियड मेजर किया। व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। तो आपने टाइम पीरियड के अंदर बताने कौन कौन से एरर पॉसिबल हैं।
When a stopwatch is used to measure the time period of a vibration, one possible type of error is zero error in the stopwatch. सबसे पहला आपके पास जो एरर है वो stopwatch के अंदर जीरो एरर हो सकता है, which is systematic error, और वो सिस्टम का एरर होगा, यानी कि जिसको भी आप लोग जिस भी स्टॉप वॉच को यूज कर रहे हैं उस स्टॉप वॉच के अंदर वो एरर मौजूद हो सकता है, एंड कैन बी करेक्टेड बाय अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर। उसको कंपैरिजन करके या जितना भी उसके अंदर जो है वो एरर है उसको ठीक करके आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। The other is the human reaction time to start and stop the stopwatch is called personal error। दूसरा बेटा आपके पास पर्सनल एरर हो सकता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग उसको क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, उसको हो सकता है कि पहले आपने पेंडुलम को रिलीज कर दिया हो, ठीक है, और बाद में उसने बटन प्रेस किया हो स्टॉप वॉच का, तो वो आपके पास पर्सनल एरर हो सकता है उसके अंदर। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज डायमेंशन ऐसे गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। तो जो आपके पास है कि डायमेंशन एनालिसिस किसी भी कांस्टेंट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या नहीं करता, तो हम लोगों ने भी डिस्कस करने। द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डायमेंशन कांस्टेंट के अबाउट नहीं मिलती, लाइक कैपिटल जी है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसके बारे में आपको ये कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। The value constant of proportionality has to determine by either एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। तो अगर आपने किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो फिर आप या तो उसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे या थ्योरेटिकल बेस के ऊपर उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस आपको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी दफा ये रिपीट हो चुका है। राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो आप लोगों ने प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने पहले फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, फिर उस एरिया की लिखनी है, दोनों को डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लाइक फोर्स की डायमेंशन आती है mL/-2, क्या डायमेंशन आती है mL/-2, डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन क्या आएगी, एल स्क्वायर आ जाएगी। अब एल स्क्वायर को बेटा जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी पावर -2 थी, -2 और ये +1, क्या आपके पास आंसर आ जाएगा -1, और ये t⁻²। एडिटिव मैं फिर कर देता हूँ। एम देखिए यहाँ पे एडिटिव है, t⁻², एडिटिव यहाँ पे l⁻+1 थी, ये नीचे वाली वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर पर जाके माइनस हो जाएगा, तो l⁻1 - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा l⁻1। तो ये बेटा आपके पास प्रेशर की डायमेंशन यहाँ से mL⁻1 t⁻² निकल आएगी। डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायमेंशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन क्या आएगी, कैपिटल एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आती है आपके पास, एल का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाएगी उसकी, तो एल क्यूब आपके पास वॉल्यूम की डायमेंशन आती है, तो एम डिवाइडेड बाय l⁻3, ठीक है। अब ये क्योंकि डिवीजन में थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी -3, तो mL-3 यानी कि पावर में -3 उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा आपके पास पावर की डायमेंशन और ये आपके पास डेंसिटी की डायमेंशन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। तो जो वेवलेंथ है वो डिपेंड कर रही है स्पीड के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो नोइंग डैट आपके पास के लेमडा इज इक्वल टू आपके पास जो वेव लेंथ है तो उसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल, वेलोसिटी की आ जाएगी l⁻1 और फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी t⁻1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है ना टाइम पीरियड का। तो डिसाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपने बताना है कि इन डायमेंशन को यूज करके कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है, f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा और f इज इक्वल टू v ओवर लेमडा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं डायमेंशन को यूज करके। फर्स्ट केस में f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v लेमडा। तो v की वैल्यू यहाँ से आप l⁻1 यहाँ पे पुट कर देंगे, और लेमडा की डायमेंशन आपके पास कैपिटल L आती है, तो यहाँ पे डायमेंशन को हम पुट कर देते हैं। तो वेलोसिटी की जगह आ जाएगा l⁻1 और लेमडा की जगह आ जाएगा l। तो और f की वैल्यू आपके पास गिवन है रेसिप्रोकल ऑफ t या t⁻1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जो है वो t⁻1, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्या आएगा, ये l और l ऐड होकर l स्क्वायर बन जाएगा, और ये t की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, जो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास जो है वो फॉल्स होगा, ये रिलेशन ट्रू नहीं है। उसके बाद सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या था, f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। अब v की जगह आप लोगों ने इसी तरह l⁻1 पुट कर देना है, और लेमडा की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल L, ठीक है। तो अब l डिनोमीटर में वैल्यू इसकी पावर प्लस होगी, ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस। तो आप देखें तो ये
ये वाले डिमेंशन एल और ये वाले आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बच गया, टी की पावर -1। इस साइड पे भी टी की पावर -1 ही था एज इट इज। अब ये देखें दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है आपके पास क्या है, ट्रू है। ये भी काफी दफा बेटा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो होपफुली आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।